आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर ध्वनि छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपने टैलेंट को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके जरिए से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस गोल को हासिल करना चाहे उस गोल को अचीव कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें फेल हुए। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे जब तक कि उनके जीवन में एक महान एक्सपीरियंस नहीं आया और उस एक्सपीरियंस ने उनके दिलो दिमाग में सोए हुए उनके टैलेंट को नहीं जगाया। तब जाकर वे दुनिया के महान लोगों में से एक बन सके। ये एक्सपीरियंस दुख और प्यार की भावना से जुड़ा हुआ था। ये एक्सपीरियंस एन रुटलेस के जरिए से आया जो इकलौती औरत थी जिसे लिंकन ने प्यार किया था। ये एक जाना माना सच है कि प्यार की भावना विश्वास के मेंटल स्टेट से बहुत करीबी रूप से जुड़ी हुई है। इसका रीजन ये है कि प्यार हमारे विचार के वाइब्रेशन को उनके स्पिरिचुअल फॉर्म में बदलने के सबसे करीब होता है। अपनी रिसर्च के दौरान ऑथर ने पाया कि सैकड़ों कामयाब लोगों की जिंदगी और अचीवमेंट के एनालिसिस से ये पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत की सलाह का असर साफ साफ था। अगर आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो आप उन आदमियों और औरतों के अचीवमेंट्स को स्टडी कीजिए जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। लिस्ट में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है विश्वास। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति का गलत मतलब निकाला हो और उसे तोड़ा मरोड़ा हो, ईसा मसीह की एजुकेशन और अचीवमेंट्स का सार, जिसे चमत्कार कहा जाता है, विश्वास यानी कि फेथ ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो ये सिर्फ उस मेंटल स्टेट के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। अब विश्वास के सिवा और कौन सी शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? 20वीं सदी के बीच में मार्टिन लूथर किंग को ह्यूमन राइट्स और सभी लोगों के गौरव की रक्षा के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति कम्युनिटी में जिन लोगों को उन पर विश्वास था वो आदमी और औरतें उनके समाज में समान अधिकारों के लिए एक संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका ये सपना पूरी तरह से तो पूरा नहीं, लेकिन उनके काम और मृत्यु ने पूरी दुनिया को जैसे एक नया जन्म देने का काम किया था और लोगों को लगातार इससे जुड़ने के लिए इंस्पायर करता रहा। बिजनेस और इंडस्ट्री चलाने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में दिलचस्प भी है और फायदेमंद भी कि हम एक घटना को एनालाइज करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके जरिए इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी दौलत कमाई और उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। ये घटना 1900 की है जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी के बारे में जाने तो इन बेसिक फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के बनने की ये कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सा भी डाउट है कि इंसान विचारों के जरिए अमीर बन सकता है, तो ये कहानी आपके मन से डाउट को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल देखेंगे। उस $1 बिलियन की स्पीच के काफी दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के सेरेमनी हॉल में इकट्ठे हुए। इवेंट था वेस्ट से आए हुए एक लड़के का सम्मान करना, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा मेहमानों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिकन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट घटना को देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के दिल आभार और धन्यवाद से भरे थे, क्योंकि जब वे हॉल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम शवाब ने बहुत शानदार मेहमान नवाजी की थी और उनका जबरदस्त स्वागत किया था। सिमंस और स्मिथ ने 48 साल के शवाब का ईस्टर्न बैंकिंग सोसाइटी से जान पहचान करवाने के लिए इस डिनर को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस फंक्शन में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग स्पीच की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे इम्प्रेस नहीं होंगे।
और अगर वे स्टीलमैन, हैरीमैन और वोल्डरबिट जैसे सुनने वालों को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वे अपने स्पीच को 15 या 20 मिनट तक ही सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दे। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन अपने ऊंचे पद के कारण श्वाब के राइट साइड पर बैठे हुए थे। वे भी सेरेमनी में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना मामूली था कि अगले दिन इस सेरेमनी का जिक्र किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं छपा। दोनों होस्ट और इम्पोर्टेंट मेहमानों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई और जितनी भी हुई वो भी टेंशन के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे, जिसका करियर मैनोंगेहला के किनारे पर टॉप पर पहुंचा था और उन्हें कोई भी मेहमान ठीक से नहीं जानता था। लेकिन शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए स्पीच का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू स्पीच होगी जिसमें ग्रामर की कई सारी गलतियां होगी, क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उस स्पीच में कहावत और चुटकुले भी होंगे। लेकिन इनके अलावा उसमें एक स्ट्रॉन्ग पावर थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की प्रॉपर्टी वाले लोगों पर कुछ ऐसा असर हुआ जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जब ये 90 मिनट की स्पीच खत्म हुई और जब उसे सुनने वाले इसके जादू के कारण अब भी मंत्र मुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब की पर्सनैलिटी का जादू पूरी पावर से काम कर रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा अमिट वह पूरा प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के एक्सपेंशन के लिए प्रेजेंट किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रपोजल रखा था, लेकिन मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जॉबर थे, जो कि एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका ऑफर रखा था, लेकिन वे भी कामयाब नहीं हुए थे। देहात के वकील एल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, लेकिन वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का असर पड़े। सिर्फ श्वाब के बात करने की कला ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वो ये देख पाए कि इस रोमांचक इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने जबरदस्त रिजल्ट निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में ये विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। इकोनॉमिक अट्रैक्शन एक जनरेशन पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में इनसफिशिएंट तरीके से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और कंपटीशन से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशंस में बदल दिया था। और ये हंसमुख उसी ने पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई टेक्निक से मुमकिन हुआ था। छोटी कंपनीज से गट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। लेकिन अगर इनकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के बड़े ट्रस्ट से की जाए, जिसके वो ओनर और मैनेजर थे, तो ये सारी कंपनीज और कॉरपोरेशन उनके सामने बोने थे। चाहे वे कितनी ही एकता दिखा दे, लेकिन वे सब मिलकर के भी कार्नेगी एम्पायर में सेंध नहीं लगा सकते थे। और मॉर्गन ये बात जानते थे, कार्नेगी भी ये बात जानते थे। इसकी बो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो दिलचस्पी से और बाद में चढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह घुस रही है। जब ये कोशिश बढ़ने लगी तो कार्नेगी आग बबूला हो गए और उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वे अपने कॉम्पिटिटर्स की हर मील का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या शीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वो इतने में ही संतुष्ट थे और उन्हें अपने मनचाहे आकार में ढालने देते थे। लेकिन अब अपने चीफ और काबिल लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब की स्पीच में मॉर्गन को एक ही प्रॉब्लम का जवाब मिला। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक ऑथर ने कहा कि ये ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही नहीं होगा। 12 दिसंबर
1990 की रात को श्वाब की स्पीच में ये